हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम के जो हाँ। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें जिस एप्लीकेशन की नीड होती है वो ड्राइवर एप्लीकेशन कहलाता है। तो कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है, माउस का भी ड्राइवर होता है, मॉनिटर स्क्रीन जो एलसीडी स्क्रीन जो हमारी है उसका भी ड्राइवर होता है, ग्राफिक्स जिसे कहा जाता है ग्राफिक्स कार्ड। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक इंडिविजुअल ड्राइवर एप्लीकेशन जो है उसको रखा जाता है। इंटरनेट का भी ड्राइवर एप्लीकेशन होता है, प्रिंटर का भी ड्राइवर एप्लीकेशन होता है, क्योंकि हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उससे कम्युनिकेट करना है ताकि काम ईज़िली हो सके। तो उसके लिए हम लोग ड्राइवर एप्लीकेशन उपयोग करते हैं। तो जैसे कि हमें जाना कहाँ होगा, हमें यहाँ पे सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर आपको ऐसे कंट्रोल पैनल जो है उस एप्लीकेशन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास में यहाँ पे ड्राइव डिवाइस मैनेजर के तो अंदर में सर्च करना पड़ता है डिवाइस मैनेजर। आपको डिवाइस मैनेजर सर्च करना है। कहाँ पे जाके? जैसे आप कंट्रोल पैनल से भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। सेटिंग में जाके? नहीं, सेटिंग में नहीं जाना है आपको, आपको सीधे यहाँ से आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे कंट्रोल अच्छा, पैनल। नीचे नीचे जो बना हुआ है हाँ सर्च वाला आइकन। जी। जैसे मोबाइल फ़ोन में, जैसे मोबाइल फ़ोन का सेटिंग होता है कि हाँ मुझे अपने फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करना है, मुझे अपने फ़ोन का रिंगटोन चेंज करना है, मेरे फ़ोन में सिम कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए मुझे सेटिंग में जाना होता है। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मुझे सेटिंग में जाना होता है। तो एक स्पेसिफ़िक ऑप्शन क्रिएट करके रखा जाता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लेवल पे अगर हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है डिवाइस मैनेजर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। डिवाइस मैनेजर जब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी जितने भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उन सभी के ड्राइवर एप्लीकेशन जो होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बैटरी लगाए हुए हैं हम अपने लैपटॉप में, तो बैटरी का भी ड्राइवर यहाँ पे है। माइक्रोसॉफ्ट एसीपी अडेप्टर ऐसे करके ये है। कभी कभी क्या होता है कि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में कभी क्या होगा कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा होगा, या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हाँ हमने अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा दिया लेकिन हमारा लैपटॉप तो चार्ज ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या इशू आ सकता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि इसके बैटरी के भी ड्राइवर एप्लीकेशन होते हैं, उसे हमेशा हमें क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। आपने कभी नाम सुना होगा विंडोज़ अपडेट का। हाँ हाँ, सुना है। हाँ, विंडोज़ अपडेट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में जो पुराने वाले आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अपडेट करते हैं, उनके वर्जन को चेंज करते हैं, उसमें कुछ नया फीचर इंक्लूड लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट वो करते हैं, हाँ, है ना? लेटेस्ट फीचर अपडेट होने के बाद क्या होता है, आप जैसे फ़ोन में भी क्या होता है, फ़ोन में भी हमें 1 महीना या 2 महीने पे क्या होता है कोई ना कोई अपडेट आ जाता है। अपडेट आने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को, कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर में मालवेयर आ जाएगा, वायरस आ जाएगा और ये हैकर्स के माध्यम से भेजा जाता है। और फिर होगा ये कि आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप क्या है, वो हैकर जो है वो क्या करेगा, उसको वो कंट्रोल कर लेगा और फिर उसके बाद आपके सिस्टम में जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो बाईपास हो जाएगा हैकर के पास में और हमें नुकसान हो जाएगा। जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं, कहा जाता है कि अनजाने लिंक पे ना क्लिक करें या किसी भी एप्लीकेशन को, मतलब किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जब तक उसको वेरीफाई ना कर लें। तो इस वजह से क्या किया जाता है, अपडेट हमेशा आता है, कंप्यूटर में भी अपडेट आता है और फ़ोन में भी फोन में अपडेट भी आता है। अपडेट आता है। हाँ, आप विंडोज़ अपडेट सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपको बहुत कुछ नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे विंडोज़ अपडेट,
मैं विंडोज़ करूँ सर्च अपडेट। अपने उसमें? हाँ बिल्कुल, आप सर्च कर सकते हैं। आपको विंडोज़ अपडेट सर्च करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा विंडोज़ अपडेट विंडो सेटिंग्स का। चेक फॉर अपडेट्स। यस, तो ये विंडोज़ अपडेट सेटिंग का ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन के इसमें ऊपर आपको। लिखा हुआ है देयर वाज प्रॉब्लम डाउनलोडिंग सेम सम अपलोड्स अच्छा। but we will try again later. If you keep seeing this, try searching in the web or contacting support for the help. This error अच्छा, code might help. ऐसा आ रहा आपको देखिए, आपको करना क्या है, आपको विंडो की कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है। है। और आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज़ अपडेट। वो तो आ आपको, गया था विंडोज अपडेट का। हाँ, आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट्स। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर में। अगर कोई नया अपडेट आया होगा, जैसे मेरे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बना हुआ एप्लीकेशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो भेजते रहता है। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ तो है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ नहीं था, इसमें कुछ एरर आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा रिट्राइव के ऊपर में। तो क्या होगा, ये फिर से दोबारा क्या होगा, डाउनलोड होगा, और वो डाउनलोड हो जाएगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी इसमें कभी कुछ क्या होगा। डाउनलोड हो रहा है, इसमें लिखा है हाँ। कम्युलेटिव अपडेट प्रीव्यू फॉर विंडो 10 वर्जन। फिर जी। इसमें डाउनलोडिंग 0% दिखा रहा है स्टेटस। हाँ, वो धीरे धीरे ही होता है डाउनलोड, वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये ज़रूरी कोई है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे, मतलब नहीं, नहीं, रास्ते में? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये खुद एक बेहतर चीज़ है कि अगर हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हैं, हम हैकर से अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने विंडोज़ को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, चाहे आप वीकली अपडेट करें, रेगुलर अपडेट करें या फिर मंथली अपडेट करें। तो पुराने वाले सॉफ्टवेयर के फीचर्स में क्या होगा, कुछ नया इंक्लूड हो जाएगा, और फिर सबसे लेटेस्ट में जो चीज़ें हैं ड्राइवर एप्लीकेशंस के, वो अपडेट होके आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने विंडोज़ को अपडेट ना करें, हम अपने ड्राइवर एप्लीकेशन को अगर अपडेट ना करें, यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर में, ये सभी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जैसे ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, कभी कभी क्या होता है कि आपके लैपटॉप में साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर में क्या होता है कि साउंड हमें सुनने को नहीं मिलता, तो हमें अलग से क्या करना पड़ता है, साउंड कार्ड लगाना पड़ता है, या फिर साउंड का ड्राइवर एप्लीकेशन जो है वो हमें अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ता है, तब हमें साउंड सुनाई सुनने को मिलता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक डिवाइस, जैसे कि मेरे लैपटॉप में फ़ीचर है कि अगर मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया, तो जो पावर बटन है उसके ऊपर मैं अपने थंब लग दूंगा, तो क्या होगा, मेरा सिस्टम जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो उसके लिए भी अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ड्राइवर एप्लीकेशन बोलते हैं। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के अंदर में भी आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ का भी अलग अलग ड्राइवर एप्लीकेशन तो होता मेरा है। ना ब्लूटूथ से मेरे हेडफोन कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब हम लैपटॉप से अपने हाँ, हेडफोन ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऑलरेडी, मैं अभी कनेक्ट किया हुआ हूँ अपने लेकिन ईयरबड्स कैसे को। किस ऑप्शन में जाके होंगे, मैं उस दिन कर नहीं पा रही थी। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका विंडो 10 है ना। हाँ, विंडो 10 में भी ऐसे फीचर ठीक है। दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ सर्च करना है, ऐसे। जैसे जैसे मैं करता, हाँ, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाएं, तो आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से भी सीख सकेंगे। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग्स का। ब्लूटूथ जी। ब्लूटूथ ठीक है, ब्लूटूथ सी हाँ, फॉर मोर रिजल्ट्स। हाँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आ रहा है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग्स करके। अच्छा, मैं एक मिनट दोबारा देख। ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग्स हाँ, आप खोल लिया। हाँ, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्लूटूथ, पहले आपका यहाँ पे ये ऑफ रहेगा। इसमें तो ऑन का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो ऑन है ये। आप इसको पेयर कर लीजिए। आप ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करके अपने फ़ोन का ब्लूटूथ जो है उससे आपको ऑन कर लेना है, और फिर ऐड उसके बाद, डिवाइस का ऑप्शन कहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहा।
ये प्लस या का साइन जो बना हुआ है, प्लस का हाँ हाँ साइन, हाँ ऐड हाँ 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 ब्लूटूथ और अदर डिवाइस। हाँ, आप प्लस बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपके लैपटॉप का ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो जाएगा। और फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और दोनों को आपस में पेयर कर लेंगे। मोबाइल का भी जैसे ऑन करना है? हाँ, आपको मोबाइल नहीं, सॉरी मैं मुझे लगा ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, सॉरी फॉर डैट। अगर हमें अपने लैपटॉप से अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी ईयरबड्स है या फिर ईयरफोन है उसका जो ब्लूटूथ का नेम जो है वो आपको जो शो कर रहा होगा अवेलेबल में यहाँ पे, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिंग पिन मांग हाँ, रहा है। प्रेस कनेक्ट पिन और डिवाइस मैचेस दिस। ब्लूटूथ कभी कभी कनेक्ट अगर नहीं होता है तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लूटूथ के ड्राइवर एप्लीकेशन को भी अपडेट कर सकते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ डिवाइस आर एफ सी कॉम प्रोटोकॉल, एक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ एनमोरेटर। मतलब ये आपके ड्राइवर एप्लीकेशन जो है उसके यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। और बाकी जो मेरा वाला है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है एयरडॉप्स 141, एयरडॉप्स। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही हैं। कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ। ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं हो, सपोज़ करते हैं कि अगर ब्लूटूथ अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लूटूथ के ड्राइवर को अपडेट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ब्लूटूथ के ड्राइवर में जाना है और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ड्राइवर है, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, आप बारी बारी से इस ऐप ये ड्राइवर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपडेट ड्राइवर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा कि अगर अगर कुछ अपडेट आया होगा तो वो विंडोज़ अपडेट के सेटिंग से वो अपडेट उठा के यहाँ पे कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। तो एक चीज़ तो आपका ये हो गया। मतलब जो भी डिवाइस हम अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नली कनेक्टेड रखते हैं या जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद भी होता है। अब जैसे कि यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रेटेड वेब कैम, मतलब क्या कि मुझे अपने लैपटॉप में अलग से कोई वेब कैम लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ये मुझे फ़ीचर इनबिल्ट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैं अपने इस कैमरा के डिवाइस को अगर अनइंस्टॉल कर दूं, मतलब ये जो ड्राइवर एप्लीकेशन है इसे अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा। मेरा कैमरा मतलब कैमरा मेरा वर्क कर रहा है, मेरा कैमरा का सॉफ्टवेयर जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि मैं अपने लैपटॉप से फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकता, मैं अपने लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ से वो चीज़ें होती हैं। कभी मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद कैमरे वाले ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड वेब कैम। और फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करना है, ड्राइवर को अपडेट कर देना है। तो जो भी कुछ नया फीचर आया होगा वो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। और जो आपका डिवाइस वर्क नहीं कर रहा होगा वो फिर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली ये जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल वोस्ट्रो 3490, ये बेसिकली मेरे लैपटॉप का नाम है, उसका मॉडल नंबर जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिस्क ड्राइव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं। जैसे मैंने डिस्क ड्राइव के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मेरे लैपटॉप में 2 WD कंपनी का हार्ड ड्राइव जो है वो लगा हुआ है। मतलब हार्ड ड्राइव नहीं, मतलब SSD लगा हुआ है। 250 GB का SSD मैंने WD का लगाया हुआ है। तो है तो मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन i3 का पुराना वाला वर्ज़न, i3 का 10th जनरेशन, मतलब बहुत ही पुराना मॉडल है जो आज के समय कोई पूछता भी नहीं है इसको।
लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने कुछ हार्डवेयर इसमें लगा दिए ताकि ये परफॉर्मेंस जब देता है तो ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फास्ट बूटिंग इसका स्पीड है, हर एक एप्लीकेशन अच्छे तरीके से इसमें वर्क करता है, कुछ भी स्लो नहीं चलता है इसमें। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आया डिस्प्ले अडेप्टर्स। ये भी एक ड्राइवर एप्लीकेशन है, मतलब कि ग्राफिक्स जो है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे अब वीडियोस जो चल रहे होते हैं, आपको मेरे स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही है वो बेसिकली ग्राफिक्स के हेल्प से ही दिख रही है। तो वो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो मेरे लैपटॉप में इनबिल्ट अंदर में पहले से लगा हुआ भी है। कंप्यूटर्स में क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड आप अलग से लगवा भी सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वैसे लोग जो कि बेसिकली गेमर्स होते हैं, जो उनको गेम खेलने का बहुत शौक होता है। तो वो चाहते हैं कि उनका स्क्रीन एकदम एचडी क्वालिटी में आए, 3D में आए। अच्छा, वो ग्राफिक्स कार्ड लगवा हाँ, लेते हैं। हाँ, वो लोग ग्राफिक्स कार्ड लगवा लेते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स नहीं आ रहा होगा, मतलब मान लीजिए कि अभी जैसे कि आपको यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको ग्राफिक्स सही तरीके से अगर नहीं वर्क करे तो आप ग्राफिक्स को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर कहने का मतलब होता है बायोस, जिसको कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये एक हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे बिगिनिंग में, सबसे इनिशियल मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सबसे पहले लोड होता है हमारे कंप्यूटर में। जैसे आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं, तुरंत क्या होता है, कंप्यूटर के पास एक सिग्नल जाता है कि हाँ अब हमें एक्टिवेट हो जाना है, हमें बोला गया है, ऑन किया गया है। तो कंप्यूटर ऑन क्या हो कम जाना। हाँ, कंप्यूटर में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सॉफ्टवेयर लोड होता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से मान लीजिए कि हार्डवेयर को जगाने के लिए कि उठो जागो, मालिक ने बोला है काम करना है। तो उसी तरीके से ये जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली मदरबोर्ड में जो बायोस चिप होता है लगा हुआ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम बोलते हैं उसको, तो वो होता है, वो बेसिकली वो एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बायोस चिप जो होता है, ये टॉपिक थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड होते जा रहा है धीरे धीरे। ये बायोस का एक चिप होता है हमारे सिस्टम में, ये वो होता है डिवाइस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होता है वो डिवाइस। ये मदरबोर्ड में लगा होता है, और अगर ये लगा हुआ नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कभी ऑन ही नहीं होगा, कभी ऑन नहीं होगा। जैसे अच्छा। जैसे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि क्या बोला जाए जैसे खैर छोड़े, रहने दीजिए मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो क्या होता है कि अगर शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगा तो क्या होगा, वो बॉडी फिर वर्क नहीं करेगा। देर अगर ये उसमें आत्मा है बॉडी की। उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो कोई रिएक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर के अंदर में कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो काम नहीं करेगा। तो बायोस का बहुत ही अहम रोल है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, साटा केबल, पाटा केबल, कैपेसिटर, रेसिस्टर्स, डायोड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एस हो गया। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर में पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये सारे जितने भी कंपोनेंट है, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, उस पर उससे काम करवाना, ये सारा चीज़ तब वर्क हो रहा होता है जब हमारे कंप्यूटर के अंदर में बायोस इंस्टॉल होता है। और ये बायोस हम लोग नहीं इंस्टॉल करते, जब आप कंप्यूटर परचेस कर रहे होते हैं, मतलब कंप्यूटर जहाँ फैक्ट्रीज़ में बन रही होती है, उसी समय मदरबोर्ड में क्या होता है, एक फर्मवेयर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रख दिया जाता है। और वो एक बार इसमें, मतलब बेसिकली बायोस को आप रोम मेमोरी भी कह सकते हो, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है आपका रैम, एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें आप एक बार में कोई डेटा स्टोर कर दिए तो वो डेटा आप सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, डाटा आप राइट नहीं कर सकते। मतलब कि
जैसे हम लोग पहले वीसीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर में कैसेट पे मूवी देखा करते थे, तो जो कैसेट में मूवी होती थी उसको आप सिर्फ रीड कर सकते थे, उसको आप सिर्फ देख सकते थे, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते थे, उसको आप राइट नहीं कर सकते थे। तो वही हाँ, वो चीज़ यही वैसे की हुआ। वैसी रहती थी। हाँ, वही चीज़ आपका ये हुआ। इस एक तरह से मान के अब चल सकते हैं कि ये रॉम मेमोरी है जिसके अंदर में बायोस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। और कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेज में इसी का एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। और उसके बाद हमारे स्क्रीन पे लिख के आ जाता है डेल या एचपी ऐसे करके, और उसके बाद आपके यूज़र के सामने में आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड पूछा जाता है। तो पहले ये सॉफ्टवेयर लोड होता है, फिर उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 वो लोड होता है, फिर आपके कंप्यूटर में वो लॉगिन का आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, हमें सिर्फ फीचर्स यूज़ करने आता है। तो ये जो बेसिकली बायोस होता है ये करता है क्या, ये हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं उसको ये बारे बारे से चेक करके देखता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, और उसके बाद फिर ये अपना आगे का जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है। तो ओके। ये चीज़ ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो ये हो गया। कभी कभी क्या होगा कि आपका कंप्यूटर का जो बायोस एप्लीकेशन अगर वो करप्ट कर जाए, हालांकि वो बहुत ही सेंसिटिव एप्लीकेशन होता है, उस चीज़ का अगर नॉलेज हो तभी हमें उस एप्लीकेशन पे काम करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा हमारे कंप्यूटर का। फिर मतलब कंप्लीट क्या होगा कि पूरा उस सॉफ्टवेयर को फिर से हमें कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाना पड़ेगा, और फिर वो सॉफ्टवेयर को फिर हटाएगा, फिर उसमें एक नया अपडेट डालेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ओके। तो आपको ये कुछ अलग अलग फीचर्स हैं डिवाइस मैनेजर के, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें काम आने लगेंगी, जो कि आप यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे कि कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड है, अब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर का कीबोर्ड अगर काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड के ड्राइवर को क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कीबोर्ड भी नहीं काम कर रहा है, आपका माउस भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम कैसे इन सभी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें हम्म। एक अलग से कीबोर्ड और माउस जो है वो अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यूएसबी पोर्ट में हमें लगाना पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा। यहाँ से क्या होता है, राइट क्लिक करने के बाद क्या होता है कि अगर इसे बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए मैंने अगर अनइंस्टॉल कर दिया, तो क्या होगा, मेरा कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले ऑप्शन में जाके अपने ड्राइवर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है तो फिर कैसे वर्क होगा वो चीज़। तो वो चीज़ यहाँ पे होता है कीबोर्ड में। इसके अलावा मोनीटर्स है, मोनीटर्स में यहाँ पे मोनीटर के अंदर का जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका होता है नेटवर्क एडेप्टर। अब जैसे इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब कभी सडनली क्या होगा कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप सोचोगे कि मैं तो अपने फ़ोन का वाईफाई तो ऑन किया हुआ हूँ, मेरा वाईफाई जो है वो यहाँ पे शो भी हो रहा है, मतलब ये हम्म। ऐसा नहीं शो होगा, वो आपको क्रॉस किया हुआ शो करेगा या अर्थ बना हुआ होगा, यहाँ पे पृथ्वी का आइकन बना हुआ होगा। तो फिर आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, ये मेरा वाईफाई काम क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वाईफाई ड्राइवर जो एप्लीकेशन है उसमें भी हो सकता है कोई अपडेट आया हो जिस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा हो, तो उसका भी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरे लैपटॉप में जो वाईफाई अडेप्टर है वो ये नाम है इसका, यहाँ पे शो हो रहा है क्वालकॉम QCA ऐसे करके, ठीक है। तो ये ड्राइवर ओके। एप्लीकेशन का बेसिकली ये यूज़ है, प्रोसेसर से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के डिवाइस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा, क्योंकि अब मेन जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हमें आना है। जैसे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को फास्ट करें, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वायरस प्रोग्राम जो होता है ये बेसिकली वायरस जो है वो भी जैसे जैसे कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो उसके शरीर में जीवाणु विषाणु आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उसके शरीर में तरह तरह के बीमारियां फैलने लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम दवा खाते हैं। तो वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटीवायरस का यूज़ करना होता है। तो अगर हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाए, कंप्यूटर स्लो होता है कई कारणों के वजह से, तो हमें उन सभी चीज़ों को देखना है जिससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट वर्क करेगा
और हमें अपने कंप्यूटर में पैसा वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले से लिख के रखी हुई हैं, ताकि अ, इस पे दोबारा अगर लिखूँगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा लिखते लिखते। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आपके कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर अगर बहुत ज़्यादा हैंग करता है, आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कंप्यूटर का बहुत लेट से ओपन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हालांकि ये जो ऑप्शन है फ्रेश ओएस इंस्टॉल, मतलब फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ये सबसे लास्ट में किया जाता है। जब आप देख लेते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कंप्यूटर जो है वो, हमने हर तरह के फीचर्स, हर तरह के ऑप्शन को ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका एक अलग ही टॉपिक है, जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट का होता है, वो आपको अलग से मैं बता दूंगा। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर करप्ट कर गया, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, मेरे मोबाइल फ़ोन में या मेरे कंप्यूटर के अंदर में जितने भी सॉफ्टवेयर थे, या जितने भी इम्पोर्टेंट मेरे फ़ाइल थे, पिक्चर्स, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, जो भी चीज़ें थी, वो सब क्या हुई, ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि मेरे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो क्रैश कर गया, वो करप्ट कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे कंप्यूटर के सारे चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब अच्छा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने कंप्यूटर में एक नया फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें एक पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम रूफूस नाम से जानते हैं, RUFUS उसको बोला जाता है। मतलब दो तीन तरीका है जिसके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में एक नया फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर देंगे, तो आपका कंप्यूटर फिर से एकदम नया हो जाएगा। जब आपने फ़र्स्ट टाइम अपना लैपटॉप परचेज़ किया होगा, उस टाइम का जो आपको स्पीड मिला होगा अपने कंप्यूटर में, वैसा स्पीड आपको फिर से फील होगा कि हाँ बिल्कुल अब मेरा कंप्यूटर एकदम नया नया हो गया है। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। उसके लिए मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करूंगा, आपको चीज़ें बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूंगा, ताकि आप उन सब चीज़ों को अच्छे से सीख सकेंगे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर क्रैश कर गया, अब नया विंडो इंस्टॉल करना है, तो क्या होगा, आप जब शॉप में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, लोग आपसे 500 रुपये, कहीं कहीं पे 800 रुपये भी चार्ज कर लेते हैं, जबकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप खुद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस पेन ड्राइव का रिक्वायरमेंट रहेगा। और मान लीजिए कि अगर पेन ड्राइव नहीं है तो भी आप कर सकते हैं बस। हाँ, हालांकि क्या है कि आपका कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर रनिंग मोड में होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया है, ऑन कर रहे ऑन ही नहीं हो रहा है, विंडो करप्ट हो गया है, तब उस केस में आपको पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन मेरे पास पे कॉन्सेप्ट है कि बिना पेन ड्राइव के भी आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, विंडो की प्रेस करना है कीबोर्ड से, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटिंग्स। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही सेटिंग होगी। में जाके, हाँ, हाँ हाँ आप हाँ सुन रही हूँ। आपको सेटिंग मेरे, में जाके, हाँ जी, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में हाँ जाने जी। के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नाम है फाइंड अ सेटिंग। यहाँ पे हमें टाइप करना है रिकवरी, या फिर आप रीसेट दिस पीसी भी सर्च कर सकते हैं। रीसेट दिस पीसी, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। रीसेट दिस पीसी पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट पीसी का। ठीक है, रीसेट कहने का मतलब होता है कि मुझे अपने कंप्यूटर को, मतलब मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर में जितने भी फाइल हैं उन सभी को क्लीन कर देना है। दो तरीके से हाँ आप मतलब, अपने कम हाँ, दो तरीके से आप अपने कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि फ़ोन जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ़ोन भी धीरे धीरे क्या होता है कि हाँ, जब शुरू शुरू में ख़रीदे होते हैं तो उस टाइम पे फ़ोन बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, 1 महीना 2 महीने के बाद क्या होगा, फ़ोन फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर से आपका फ़ोन फास्ट चलने लगता है। तो उसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में विंडो को
इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पेन ड्राइव, तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना है। और इसमें आपको दो फीचर देखने को मिलेगा। जब आप रीसेट पीसी पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट है कीप माय फाइल्स, कि हम अपने फाइल को सेव बिना, कर ले। हाँ, हम अपने फाइल को बिना डिलीट किए हुए भी चाहें तो अपने तो कंप्यूटर अपना के विंडो को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में हमारा जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेफ़ रहेगा। तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है कीप माई फाइल्स। इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपका जो ऐप्स है, आपका जो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में, सिर्फ वही आपका डिलीट होगा, बाकी जो डेटा आपका है वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो वो होता है ये वाला ऑप्शन। और जो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है रिमूव एवरीथिंग। हम ये चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ है, वायरस है, डिलीट हो जाए। फाइल है, प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन, रिमूव ऑल ऑफ थिंग्स, सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्लीन हो जाए, मतलब पूरा स्पेस फ्री हो जाए। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये दोनों ऑप्शन तभी काम करेंगे जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ रिमूव एवरीथिंग के ऊपर तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ गूगल मीट पे, वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा, मेरे सिस्टम के अंदर में जितना भी डाटा वाटा है, जितना भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ क्या होगा, वन बाय वन रिमूव होता जाएगा। मतलब कंप्लीट तरीके से समझ के चलते हैं कि मेरा कंप्यूटर फिर से एकदम नया हो जाएगा, पूरा नया, हर मतलब सब कुछ एकदम नए तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला फ़ीचर जो है, फास्ट भी काम करने लगेगा। हाँ, ये वाला फ़ीचर जो है ये भी आप उपयोग कर सकते हैं इसमें। हालांकि मुझे अभी करना है नहीं, क्योंकि मैं करूँगा तो फिर सब कुछ मेरा ही नुकसान हो जाएगा, फिर तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। विंडो में नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए एक अलग टॉपिक जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीखनी ज़रूरी होती हैं। और ये यूज़र, मतलब आज के टाइम पे क्या इंटरनेट का ज़माना है, आपको हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर चीज़ आपको गूगल पे मिल जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सीख के आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को भी, पैसे को आप सेव भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, लैपटॉप खोलने का ही लोग 200-300 चार्ज कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, मेरा कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रैम जो होता है, रैम आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, एक अलग से अपने कंप्यूटर में रैम जो है वो आप लगा सकते हैं। वो हमने भी ये लगाया था क्या इसमें, इस वाले में नहीं? इसमें मैंने आपके लैपटॉप में एसएसडी लगवाया था। हाँ, ओ, क्या क्योंकि फर्क है रैम, दोनों में? हाँ, रैम मैंने नहीं लगवाया था, मैंने आपके लैपटॉप में सिर्फ एसएसडी लगवाया था, क्योंकि रैम का प्राइस वो ज़्यादा मांग रहा था वो, इसी वजह ये से। तो रैम और एसएसडी तो स्पेस है ना? हाँ, एसएसडी बेसिकली एक तरह से हार्ड ड्राइव के जैसा ही है, सेकेंडरी मेमोरी होता है वो भी, लेकिन वो हार्ड ड्राइव के स्पीड से कई लाख गुना स्पीड वो देता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एसएसडी का स्पीड बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो रैम है, अब जैसे कि मेरे रैम में, जैसे मेरे लैपटॉप में रैम तकरीबन 12 GB लगा हुआ है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था तो सिर्फ 8, ये फ़र्स्ट टाइम सिर्फ 4 GB रैम था। तो और 1 TB हार्ड ड्राइव लगा हुआ था। तो उस केस में क्या था कि एक महीना अच्छा चला, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता था, खुलता ही नहीं था। अगर खुल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा समय लगता था खुलने में। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने अपने कंप्यूटर में रैम अपग्रेड किया। मैंने अलग से 8 GB रैम जो है वो लगाया, और फिर टोटल 12 GB रैम जब हो गया, तब क्या हुआ कि मेरे कंप्यूटर में वैसे एप्लीकेशन जो कि बहुत स्लो चलते थे, जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप हो गया, इसके अलावा द हाई क्वालिटी वाले, हाई ग्राफिक्स वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मेरे कंप्यूटर में, वो मेरे लैपटॉप में पहले बहुत स्लो चलते थे और हैंग भी हो जाता था, नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन अब क्या है कि वो बहुत प्रॉपर तरीके से वो चलते हैं, क्योंकि मैंने अपने इसमें अपग्रेड किया रैम को। तो मिनिमम रैम का जो अगर कॉन्फ़िगरेशन का बात किया जाए तो डिपेंड करता है यूज़र पे कि यूज़र किस तरीके का काम करता है। अगर यूज़र
नॉर्मल काम करता है, एमएस ऑफिस पे काम करता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, या फिर थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्व कर रहा होता है, तो उसके लिए 4 GB रैम जो है वो भी बहुत इनफ है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कोडिंग करता है, या साउंड एडिटिंग करता है, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता है, तो उसको रैम ज़्यादा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। 8 GB से लेके 12 GB या 16 GB रैम तक उसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो रैम अपग्रेड करने से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है रिस्टार्ट द सिस्टम। कि अब क्या हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरा कंप्यूटर जो है वो स्लो चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने पे क्या होगा, आपका कंप्यूटर जब फिर से रिस्टार्ट होगा, तो रिस्टार्ट होने के बाद, क्योंकि होता ये है कि जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा होता है, या जो भी फाइल आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सभी स्पेस कैप्चर कर रहे होते हैं रैम की मेमोरी में। तो उस टाइम पर रैम काफ़ी बिजी रहता है। लेकिन जैसे आप इसको रिस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, रैम फ्री हो जाएगा, और फिर जब दोबारा आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो उसका स्पीड पहले के मुकाबले थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं Alt+F4 फंक्शन की प्रेस करके। उसके लिए आपको नॉर्मली ये तो आपको पता ही है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको कीबोर्ड से Alt बटन के साथ में F4 फंक्शन की प्रेस करना है, और फिर यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है रीस्टार्ट का। ओके करेंगे तब क्या होगा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। Alt+F4 हाँ, और Alt+F4। F5 से रिफ्रेश होता है हाँ, ना? F5 से रिफ़्रेश होता है कि जो फाइल आप पहले से ओपन कर रखे हैं वो फिर से दोबारा रीलोड होगा। जितना बार आप F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे, वो बार बार वो एप्लीकेशन या बार बार वो फाइल जो है वो रीलोड होगा। तो जैसे कि इंटरनेट में भी क्या होता है कि कोई इंटरनेट पे सबसे पहले टेक्स्ट ओपन होता है, फिर उसके बाद फ़ोटोज़ जो हैं वो हमें दिखती हैं। तो आधा दिखा आधा नहीं दिखा, इंटरनेट का स्पीड अगर स्लो है तो आप उसको रिफ़्रेश करते हैं तो क्या होता है, फिर से दोबारा रीलोड होता है वही फाइल। तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, F5 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं। F5 और F6 फंक्शन की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। FN की के साथ में आपको हाँ, आप F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो उससे भी ये रिफ़्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ गया, हाँ, आगे का कॉन्सेप्ट है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। अब ये क्या होता है, अब ये नाम कुछ नया नया सुनने को मिल रहा है। तो डिस्कनेक्ट हो गए क्या? कनेक्ट है वो, मैंने अच्छा, Alt+ को दबा दिया, हाँ ऐप हाँ ही क्लोज। हाँ जी, Alt+F4 फंक्शन की प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शट डाउन, हाइबरनेट, रीस्टार्ट, स्विच यूज़र। वो मैंने कैंसिल कर दिया, बट वो ये जो रिसेंट ऐप चल रही थी वो क्लोज हो गई। हाँ हाँ। अब जैसे कि एक ऑप्शन आता है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इस डिफ्रैगमेंटेशन एंड डिफ्रैगमेंटेशन कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैं आता हूँ वापस से अपने गूगल क्रोम पर। जैसे ये जो हार्ड डिस्क होता है, इस हार्ड डिस्क के अंदर में एक सीडी कैसेट लगी होती है, और इस सीडी कैसेट में सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो होता ये है कि जो भी डेटा स्टोर होगा जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर्स। तो जो डेटा स्टोर होगा हार्ड डिस्क में, तो वो डेटा प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, जैसे कि एक सेकंड में पेंट एप्लीकेशन पहले ओपन करता हूँ ज़रा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लेता हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, अच्छा। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और ये भी एक बॉक्स है।
और ये जो बॉक्स है, जब भी डेटा स्टोर होता है तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है, ये हो गया, मान लीजिए कि ये स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, ये स्टेज 3 हो गया, ये स्टेज 4 हो गया। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या होता है कि पहले ये वाला जो एरिया है पहले ये भरेगा, ये पहले पूरा फिल हो जाएगा जब, तब उसके बाद आगे क्या होगा, ये वाला बॉक्स में डेटा जो है वो स्टोर होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, फिर डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब सीक्वेंस में होगा। मतलब डेटा जो है वो अरेंज करके डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डीफ्रैगमेंटेशन। तो डीफ्रैगमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा स्टोर करेंगे, जब हम डीफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में जो भी खाली जगह है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने डेटा इसमें स्टोर किया तो मेरा डेटा यहाँ पे पूरा भर गया। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो डेटा है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो वेरिएबल है या ये जो बॉक्स है, यहाँ पे डेटा स्टोर ना होकर वो डेटा आगे जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। जबकि यहाँ पे जगह खाली था, यहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता था, लेकिन फाइल या तो फाइल करप्ट कर गया, चाहे वो टेक्स्ट का फाइल हो, वीडियो का अच्छा। फाइल हो, इमेज का फाइल हो, वो फाइल करप्ट कर गया और इस वजह से क्या हुआ, वो फाइल जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो गया, बिखर गया। बिखर गया तो क्या हुआ, डेटा कुछ यहाँ पे स्टोर हुआ, कुछ डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ, कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ। अब क्या होगा कि जब हम कोई नया फाइल स्टोर करेंगे तो क्या होगा, वो डेटा फिर इसके आगे जो स्पेस होगा उसमें स्टोर होगा। लेकिन होना ये चाहिए कि वो डेटा यहाँ स्टोर होना चाहिए। तो डिफ्रैगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर में जो भी बिखरा हुआ, यानी कि जो भी अनवांटेड स्पेस है, मतलब जो जगह पहले से खाली है, उसको क्या किया जाता है, पहले उस जगह को पहले भरा जाता है और फिर उसके बाद मतलब ये भर जाएगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। उसके बाद ही क्या होगा, जब हम कोई नया डेटा स्टोर करेंगे, जब जब हम नया कोई डेटा स्टोर करते हैं तो क्या होता है, अगर आप डिफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये जो खाली जगह होती है पहले उसको फिल किया जाता है, तभी क्या होता है फिर आगे हम एक, हाँ, तभी हम फ्रेश स्पेस जो होता है वो हमें बाद में मिलता है। तो जैसे इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक रूम है जहाँ पे हर एक सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, कपड़ा इधर फेंका हुआ है, कॉपी किताब इधर कोना में फेंका हुआ है, और मतलब बिखरा हुआ है। लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से सजा के एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर चीज़ों को रखेंगे तो फ़ायदा ये होगा, हमें चीज़ें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और वो रूम में हर चीज़ व्यवस्थित रूप से रहेगा, तो जगह भी हमें सही तरीके से, स्पेस ज़्यादा हमें मिल पाएगा वहाँ पे। चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हम लोग डिफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो उस ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है डिफ्रैगमेंट। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। ये बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव लगे हुए हैं, सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, तो आपको करना क्या है, आपको उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्लिक कर देना है ऑप्टिमाइज ऑप्शन के ऊपर। तो तब क्या होगा, किसमें जाके ये सर्च किसमें जाके करना पड़ेगा? ये आपको कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करना है। अच्छा, विंडो की पर। हाँ, फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है डिफ्रैगमेंट। यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिफ्रैगमेंट तो ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन जो है वो ओपन होके आ जाएगा, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए तब आपको करना क्या है, आपको
एनालाइज में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज का। आपको पहले ऑप्टिमाइज वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तब क्या होगा, ये आपके ये हार्ड ड्राइव के अंदर चेक करेगा कि कौन कौन जगह स्पेस जो है उसका यूज़ नहीं किया गया, जो मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट जो शो स्पेस है, शो करेगा, हाँ। हाँ, जो वेस्ट स्पेस है जिसका उपयोग नहीं किया गया उसको अधूरा छोड़ करके आगे वाला जो स्पेस है उसको यूज़ किया गया है। तो ये क्या करता है, पहले उसको चेक करता है और फिर उसके बाद क्या करेगा, जब ये पूरा मतलब यहाँ पे जैसे आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये 100% कंप्लीट करेगा। और फिर उसके बाद ये जब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर आपको एनालाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। तब फिर क्या होगा कि पहले जो स्पेस, खाली स्पेस जो शुरुआत के हैं उनको ये उसको पहले भरेगा, उसको फिल करेगा, और फिर उसके बाद फ्यूचर में जब भी हम कोई नया नया डेटा स्टोर करते चलेंगे तो वो आगे वाले स्पेस में डेटा को स्टोर करेगा, ना कि जो शुरुआती दौर में जो स्पेस वेस्ट हो गया था उसको नहीं, ये आगे वाले में फिर करेगा। तो ये फ़ायदा होता है, इससे आपके हार्ड डिस्क का स्पीड फास्ट होता है और आपका कंप्यूटर भी स्मूथली वर्क करता है। तो ये मैंने सी ड्राइव के ऊपर क्लिक करके किया है, फिर मैं यहाँ पे डी ड्राइव के ऊपर क्लिक करके भी करता हूँ। यहाँ पे अभी क्या है कि मेरा अभी ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये समय लगता है करने में। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे ये एनालाइज का बटन जो है वो हाईलाइट होके आता है। अब इसमें काफ़ी समय लगता है। ये एक फ़ीचर आपका ये हो गया जिससे कि आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड को भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है सिस्टम परफॉर्मेंस करके, सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो आपको सर्च करना है, विंडो की प्रेस करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे सिस्टम परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ पे टाइप किया सिस्टम परफॉर्मेंस, PERFO आप यहाँ पे सर्च करेंगे सिस्टम परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पे ये तो वेबसाइट का कुछ यहाँ पे लिंक आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसका दूसरा एक और उपाय है। आपको क्या करना है, आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। हमें जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। हमने सर्च किया कंट्रोल पैनल, मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन किया। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हमें एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका नाम है सिस्टम। अब आपको सिस्टम ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले कंट्रोल पैनल के ऑप्शन को ओपन करना है और फिर उसके बाद आपको सिस्टम के ऑप्शन को ओपन कर देना है। जब आप सिस्टम के ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का। आपका विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग देखने को मिल रहा होगा। ये ऑप्शन आपको मैंने हो अभी सकता है। खोला नहीं है बट मैं ट्राई करूंगी। हाँ हाँ, मैं समझ तो गई वहाँ हूँ। पे, हाँ, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स करके। तो हमें करना क्या है, हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का, ये परफॉर्मेंस करके ये जो ऑप्शन आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें जाना है इसमें सेटिंग्स के अंदर। तो हमने क्लिक किया सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर क्लिक करने के बाद आपको ये थर्ड वाला जो ऑप्शन आता है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन हैं ये चेकबॉक्स में हाँ। पहले मार्क किए हुए ऑप्शन थे। एनिमेट कंट्रोल्स, एनिमेशन इफ़ेक्ट हमारे कंप्यूटर्स में चल रहा होता है कभी कभी। कीबोर्ड माउस को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके कर्सर के डिज़ाइन भी चेंज होते हैं। विंडो में कोई भी फाइल किस तरह से ओपन होके आएगी, मतलब कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली हमारे मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। तो जितना ज़्यादा मेमोरी वो फ्री रहेगा, हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुन रही जितना ज़्यादा मेमोरी फ्री रहेगा हमारे कंप्यूटर का, उतना हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट माना जाता है। स्मूथ हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो ये सारे ऑप्शन जितने भी हैं वो सब बेसिकली डिजेबल हो गए।
चेक बॉक्स में मार्क लगे हुए थे वो अनमार्क हो गए। अब आपको करना है क्या है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें। मेरे मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा चेंजेस कुछ हो जाएगा हल्का सा। अब ये एकदम छोटा छोटा आइकन बन गया थोड़ा सा। और अच्छा हाँ। इसके अलावा इसके अलावा एक ऑप्शन होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर जो ये बना हुआ है, उसी तरह से विंडोज़ एक्सप्लोरर है। उस उसको हमें क्या करना है, डिसेबल करना है, स्टॉप करना है। तो मैंने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस किया और फिर इसके बाद मैंने सर्च किया टास्क मैनेजर। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर में सेटिंग्स होते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। टास्क मैनेजर एप्लीकेशन जो है, मैंने इसको ओपन किया और टास्क मैनेजर को जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी कि कौन सा एप्लीकेशन कितना परसेंट सीपीयू यूज़ हो रहा है, मेमोरी में कितना तो परसेंट। मेमोरी, कितना हाँ, मेमोरी यूज हो रहा है उसका। हाँ, हार्ड ड्राइव में कितना स्पीड वो यूज़ कर रहा है, या फिर इंटरनेट में उसका कितना मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड उसका वो जा रहा है। यहाँ पे वो सारा चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसे एप्लीकेशन जिसका मैं उपयोग ही नहीं करता, तो मैं क्या, तो अगर मैं उस एप्लीकेशन को अगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो फिर भी तो क्या होगा कि जैसे आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ होगा। अगर आप एप्लीकेशन नहीं भी यूज कर रहे होंगे तभी क्या होगा, बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन तो स्पेस कैप्चर कर रहा ही होगा, मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, सीपीयू का भी कुछ ना वैल्यू वो यूज़ कर रहा होगा। तो हम उन एप्लीकेशन को टेम्पररी क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, टेम्पररी क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो वो सॉफ्टवेयर का जितना भी साइज होगा, मेमोरी साइज जितना भी होगा, उस हिसाब से क्या होगा, वो एप्लीकेशन जब आपका टेम्पररी क्लोज रहेगा तो आपके कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो फ्री होगा। सीपीयू पे लोड नहीं पड़ेगा उतना, मेमोरी पे उतना लोड नहीं पड़ेगा, हार्ड ड्राइव पे उतना लोड नहीं पड़ेगा। तो अपना ही फ़ायदा है। अब जैसे कि जो भी ऐप्स हैं मेरे पास में, इन ऐप्स में से किसी भी ऐप्स को अगर मैं क्लोज कर दूँ टेम्पररी, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के सिस्टम लेवल पे भी होते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को स्टॉप नहीं कर देना है तो प्रॉब्लम में खुद ही हम पड़ जाएंगे। क्या होगा कि हमारे लैपटॉप का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, मेरा एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि किसी पेशेंट का इलाज हो रहा होता है, तो पेशेंट को जब तक बेहोश नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, बंद नहीं करना है बिना उसे देखे हुए। नहीं तो क्या होगा कि कोई ऐसा ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट करके उसको स्टॉप कर दिया तो फिर क्या होगा कि आप, फिर आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपको कंप्यूटर को शॉप के पास लेके जाना पड़ेगा, कंप्यूटर शॉप वाले के पास में। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने गूगल क्रोम ऑप्शन जो है, हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि अगर मैं गूगल क्रोम को स्टॉप कर दूंगा तो क्या होगा, गूगल मीट से क्या होगा, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने जो भी एप्लीकेशन गूगल पे सर्च किया हुआ होगा वो सभी बंद हो जाएगा। अगर मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है, अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को मैं बंद करना चाहूँ, ठीक है, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। आ रही है, आ रही है। हाँ, अगर मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन, जैसे क्या है कि मुझे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना, तो अब जैसे कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके पहले से रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो कोई नहीं, मेरे कंप्यूटर में स्पीड, मेरे कंप्यूटर में रैम का साइज़ कम है, हार्ड ड्राइव जो है वो हमेशा, सी ड्राइव हमेशा फुल रहता है, या मतलब हम अपने मेमोरी को फ्री जितना ज़्यादा रखेंगे उतना आपका कंप्यूटर स्मूथ तरीके से काम करेगा। चलता तो रहेगा हाँ। हाँ, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एंड टास्क। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अब क्या होगा, मेरा जो ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो क्या है, वो बंद हो चुका है। और वो बंद हो चुका है तो अब क्या है कि मेरे कंप्यूटर में स्पीड
और मेरे कंप्यूटर में स्पेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरा बेटर हो गया। कंप्यूटर, हाँ, अगर मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा होगा तो वो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको परफॉर्मेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जैसे कि पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव का। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसका पूरा का पूरा चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन से कंपनी का है, और नीचे देखने को मिल रहा है कि वो उसका रीड राइट स्पीड कितना है ना। जब भी आप हार्ड ड्राइव ख़रीदें या जब भी आप एसएसडी ख़रीदें तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती है कि क्या स्पीड हमें मिल रहा है उस केस में। यहाँ पे इसका रीड स्पीड जो है वो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, एवरेज रिस्पांस टाइम मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, राइट स्पीड जो है वो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, और इसका यहाँ पे मुझे इसका साइज़ दिख रहा है, और एसएसडी का टाइप जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि हाँ कब हमने ज़्यादा यूज़ किया तो वो उस तरीके से ऊपर की ओर दिखेगा, और कब बहुत कम यूज़ किया गया है तो वो नीचे की ओर दिखेगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आता है यहाँ पे। फिर आप मेमोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेमोरी का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मेमोरी हमने किस तरह से यूज़ किया है। यहाँ पे हमें मेमोरी के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेमोरी बेसिकली तीन तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, और एक आपका होता है कैशे मेमोरी। यहाँ पे कैश मेमोरी जो है उसका जो मेरा ये है जो वो जंक स्पीड है। होता है ना, कैश जो होता है। हाँ, हाँ, कैश मेमोरी को भी आप फ्री कर सकते हैं, और कैश वो जो फोन मेमोरी में भी होता है, होता है ना। हाँ, वो कैश मेमोरी जो है बेसिकली करता क्या है, यूज़र के हर एक इंस्ट्रक्शन को रैम से लेकर प्रोसेसर के पास पहुंचाएगा। इंस्ट्रक्शंस का आदान प्रदान जो है वो कैश मेमोरी जो है उसके हेल्प से होता है। तो उसका हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा से आपका ये बेसिकली ये जो मेमोरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये बेसिकली रैम जो मेमोरी है मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। डिस्क यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ड ड्राइव, 2 हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं एसएसडी वाले। इसके अलावा ईथरनेट यानी कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट में क्या इंटरनेट का क्या परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे ये सेंड और रिसीव का यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा है यहाँ पे ये। वो देखने के लिए फिर हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा, व्हाट इज़ माई इंटरनेट स्पीड, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। हाँ, वो हम फोन में भी करते हैं, व्हाट इज माई हाँ, स्पीड करके। हाँ, हाँ, उससे पता चल इंटरनेट जाता है स्पीड कि या व्हाट इज माई। कितना डाउनलोडिंग स्पीड है, कितना अपलोडिंग स्पीड है उसका। एक सेकेंड। 1 o'clock मुझे निकलना पड़ेगा, तो अभी ठीक है, लास्ट करके बंद कर देंगे। ठीक है। मैं थोड़ा फिर सा, खाना भी थोड़ा बनाना जी, नहीं मैं बस जल्दी इसको फिनिश कर दूंगा। एक सेकेंड ज़रा, लैपटॉप मुझे पर चार्ज में लगाना है। पड़ेगा। लैपटॉप चार्जिंग पे ही लगा के रखती हूँ हमेशा, तो ऐसे रखना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, जैसे कि आप लैपटॉप को ज़्यादा चार्ज नहीं करें। आप लैपटॉप का बैटरी जब पूरा मतलब 15% अप्रॉक्स जब आ जाए उसके बाद आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा नहीं, दीजिए। मैं तो जैसे हाँ, अब मैं चार्जिंग पे लगा के रखती हूँ जब तक क्लास हो या काम कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि कंटिन्यू लैपटॉप को चार्ज में लगा रहने से क्या होता है कि बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी, और बैटरी फिर क्या होगा जल्दी। नहीं, मेरा पहले जब खराब हुआ हाँ, था लैपटॉप तो उन्होंने ये हाँ, कहा था कि आप बिना चार्जिंग पे लगाए यूज मत करो लैपटॉप अपना। हाँ, तो ऐसा है या फिर मैं बिना उस पे हटा के करूँ? नहीं, आप चार्जिंग में लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका लैपटॉप का बैटरी 100% चार्ज हो जाए तब आप उसको ऑफ़ कर दीजिए। आप स्विच ऑफ, अच्छा। सॉरी, आप बोर्ड को ये आप कनेक्टर हटा दीजिए, और उसके बाद फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। और
ये क्या कहते हैं, जब आपका 50% या 20% के आसपास बैटरी का शो होने लग जाए यहाँ पे, उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसको आप वापस फिर से कनेक्ट कर दीजिए। ये भी एक सही तरीका है, लेकिन कंटिन्यू क्या होगा कि आप चार्ज में अगर लगा के रखे रहेंगे लैपटॉप को, तो क्या होगा, बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बैटरी आपका ख़राब हो जाएगा। और बैटरी ख़राब होगा तो फिर क्या होगा कि आपका नया लेना लैपटॉप का, पड़ेगा। हाँ लैपटॉप का जो इस ये है, लैपटॉप आपका मुश्किल से 1 घंटा भी, 1 से 2 घंटा भी ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा। उसके बाद फिर वो जल्दी जल्दी बैटरी ख़त्म होगा फिर आपके लैपटॉप का। फिर लास्ट में फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका बैटरी तो डैमेज हो चुका है। फिर क्या होगा कि आपको लैपटॉप को जब भी यूज़ करना होगा तो फिर आपको लैपटॉप को चार्ज में लगाना पड़ेगा, जबकि आपका बैटरी चार्ज नहीं ले रहा होगा। लेकिन आपको जब तक लाइट रहेगा तभी आप अपना लैपटॉप चला पाएंगे। जैसे लाइट कटेगा वैसे ही क्या होगा, आपका लैपटॉप भी ऑफ हो जाएगा। लैपटॉप बंद हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यू चार्ज में लगा के नहीं रखना चाहिए। तो मैं टास्क मैनेजर पे अभी हूँ। यहाँ पे आ गए हम लोग। तो ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं परफॉर्मेंस के अंदर में, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ऐप हिस्ट्री के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, हालांकि अभी, हाँ, तो जो भी ऐप्स मेरे लैपटॉप में इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कि सिस्टम लेवल पर भी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो भी हैं, वो सभी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर मुझे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो मुझे, मतलब मुझे यूज़ नहीं करना, तो उसे आप चाहें तो टेम्पररी क्लोज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंटीवायरस का एप्लीकेशन है या इंस्टाग्राम है, मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे ऑप्शन स्विच टू, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, हम्म। एक सेकेंड ज़रा, इसमें नहीं ये फ़ीचर लगता है। यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स के अंदर में आपको फ़ीचर मिलेगा। स्टार्टअप ऐप्स के ऊपर जब आप क्लिक अच्छा। करते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अगर उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो अभी एप्लीकेशन आपका यूज में है, जो जो चल रहा होगा, वो आपको यहाँ पे इनेबल देखने को मिलेगा, और जो नहीं चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे डिसेबल देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि कैनवा एप्लीकेशन मैंने अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कैनवा जो है वो ऑनलाइन यूज़ करना है, मुझे अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूज़ नहीं करना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप डिसेबल कर दीजिए। तो कैनवा एप्लीकेशन जो है वो आपके सिस्टम पे तो नहीं चलेगा, लेकिन आप गूगल क्रोम पे चलाएंगे तो वहाँ पे ये चल जाएगा। बाकी यहाँ पे यूज़र्स का ऑप्शन है, यूज़र्स कौन सा यूज़र, उसका यूज़र का यहाँ पे आपको नाम दिखेगा। ये सारी चीज़ें उसके बारे में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सर्विसेज का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एक डिटेल्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये सॉफ्टवेयर के नाम हो गए, और ये इसका पोर्ट आईडी होता है, ये एक अलग टॉपिक है। पोर्ट आईडी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि एक कंप्यूटर को हमने दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया, यानी कि नोड टू नोड कंप्यूटर कनेक्ट किया। और मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट में 10 कंप्यूटर हैं, और कौन से कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसको मेज़र किया जाता है पोर्ट नंबर से। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ पोर्ट आईडी दिया हुआ है, इसका उपयोग हैकिंग करने में यूज़ किया जाता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी यूज़र नेम यहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा यूज़र कौन से एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, उसका सीपीयू का यहाँ पे बता रहा है कि उसका कितना देर वो, मतलब कौन सा एप्लीकेशन कितने कितने सेकेंड्स के लिए यूज़ किया गया है, कितना कितना मेमोरी साइज वो ले रहा है, कौन सा प्रोसेसर का टाइप वो है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो सर्विसेज में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम लेवल पे और एप्लीकेशन लेवल पे जितने भी और ड्राइवर भी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सभी के यहाँ पे A to Z ये सब फाइल पड़ी होती हैं। कौन सी रनिंग है, कौन सा स्टॉप है, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़र को पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, तभी आपका कंप्यूटर जो है वो चल रहा है। अगर बंद हो जाएगा तो फिर कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ड्राइवर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंटरनेट का ड्राइवर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रिंटर का ड्राइवर मिल जाएगा, कीबोर्ड का ड्राइवर मिल जाएगा, माउस का ड्राइवर मिल जाएगा,
मोनीटर का ड्राइवर मिल जाएगा, ईच एंड हर चीज़ का आपको यहाँ पे ड्राइवर मिल जाएगा। अगर आप तो अगर हम यहाँ से किसी भी टाइप के ड्राइवर को अगर अगर क्या करें कि अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी फ्री हो जाएगा। अगर कंप्यूटर का स्पीड स्लो चल रहा होगा तो वो क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा। मेरा कनेक्ट है, हाँ मेरा लैपटॉप कनेक्ट है मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा और एक बजे मैं आपको फिनिश कर दूंगा ये जल्दी से जल्दी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका यहाँ पे, डिस्क क्लीनअप करके। डिस्क क्लीनअप जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अच्छा, ये जो मेरे, अभी सीडी, पहले सीडी चलती थी तो लैपटॉप में सीडी ड्राइवर होता था, है ना? हाँ हाँ मेरे लैपटॉप में भी है। अब तो वो हाँ, नहीं चलती है, तो अब तो उसका कोई यूज नहीं होता ना। आज के समय में अगर देखा जाए तो अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्ट को वो बना के चाहता है कि वो सीडी कैसेट में कॉपी करके रखे रहे, तो उसके लिए आज के टाइम पे सीडी कैसेट अच्छा, ज़्यादातर कोई तो बस ख़रीदते वो नहीं ही है, यूज होता है। क्योंकि अब तो इंटरनेट हाँ, का यूज ही ज़माना आ क्या है गया। उसका। हाँ, पेन ड्राइव आ गया, तो अब क्या है कि ज़्यादातर जो भी नए लैपटॉप्स जरूरत आ रहे नहीं। हैं उसमें ये देखने को नहीं मिलता ज़्यादातर। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि हम ये चाहते हैं कि मेरा सी ड्राइव या मेरा डी ड्राइव जो है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने फाइल एक्सप्लोरर जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे ओपन किया। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मेरा दो ड्राइव है, एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव है। अब जैसे कि मैं खुद मुसीबत में पड़ने वाला हूँ, पूछिए कैसे। मेरा सी ड्राइव जो है उसमें स्पेस पूरा मात्र भर गया है। हाँ, मोटा मोटी मान के चले तो 18 GB कम से कम इसमें भी अवेलेबल है। बाकी मतलब ये रेड कलर जैसे बन जाए तो समझ सकते हैं कि आपका विंडो पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम मुझे करना क्या हम्म। पड़ेगा, मुझे इसे खाली करना पड़ेगा क्योंकि क्लीन इसमें मैंने, करना पड़ेगा। हाँ मैंने इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख दिया, मुझे इसे खाली करके रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये जिस दिन पूरा फुल हो गया तो मेरा कंप्यूटर स्लो चलने लगेगा, और सही समय पे अगर मैंने अपने कंप्यूटर के मैंने सही समय पे अपने कंप्यूटर का अगर इलाज नहीं किया तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान हो जाएगा। फिर मेरा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, करप्ट कर स्लो जाएगा। हो जाएगा, क्रैश और कर जाएगा। सबसे बुरा जो सिचुएशन आएगा वो ये आएगा कि मेरा सारा डेटा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो हमेशा बैकअप लेते रहना चाहिए कंप्यूटर लैपटॉप में, उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में सिखा दूंगा जिससे कि आपको मतलब क्वालिटी आपको लगेगा। ट्रेनिंग में आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी इसमें आपको। अब जैसे कि मेरा ये जो सी ड्राइव है, काफी कुछ सीख लिया वैसे। मुझे तो हाँ एक्चुअली इतना मैं यूज ही नहीं करती थी कभी लैपटॉप ना, हाँ बस मूवी देखा, ये देखा, हो गया। जी। उतना अब ही जैसे, यूज था मेरा तो। हाँ जैसे ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है। अब जैसे कि हम ये चाहते हैं कि मेरे सी ड्राइव में जो अननेसेसरी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं। मतलब सी ड्राइव के टेम्पररी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा डिस्क क्लीनअप। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप करके, आपको ये वाला ऑप्शन जो है डिस्क क्लीनअप, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी ड्राइव और डी ड्राइव। तो मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ है सी ड्राइव, और यहाँ पे मुझे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि मेरा जो सी ड्राइव है उस सी ड्राइव में क्या आ रहा है, यहाँ पे यूज़र को बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी आपको, हमें इन सभी को क्या करना है, क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रिसाइकिल बिन, टेम्पररी फाइल्स, वो सभी कितने स्पेस कैप्चर कर रही है। जैसे रिसाइकिल बिन में 7.5 GB से ज़्यादा, मतलब जो भी फाइल मैंने डिलीट करी थी जो कि रिसाइकिल बिन में चली गई थी, तो रिसाइकिल बिन में तो हैं, लेकिन रिसाइकिल बिन से फिर क्या हो सकता है कि वो वापस आप डेटा वापस ला सकते हैं, डेटा रिकवर को आप रिकवर रिस्टोर कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ, रिस्टोर कर सकते लेकिन अगर आप शिफ्ट की के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, तो वो डेटा आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर वो डेटा आपका हैं। वापस फिर अच्छा, नहीं आ पाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, शिफ्ट यहाँ प्लस से, डिलीट। हाँ शिफ्ट प्लस डिलीट, किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके जब आप शिफ्ट शिफ्ट प्लस, का बटन तो यह है डिलीट। अच्छा, ये ऊपर जो है हाँ बैक स्पेस के ऊपर डिलीट का हाँ बटन है। हाँ जी, शिफ्ट प्लस डिलीट करने के बाद आप जब रिसाइकिल बिन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो फाइल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तभी वो आपको रिसाइकिल बिन में देखने को मिलता है। मैंने क्या किया,
मैंने इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये यूज़र से पूछेगा क्या आप श्योर हैं आप डेटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए? हाँ जी श्योर हैं। मैंने डिलीट फाइल्स पे क्लिक किया, और मेरा जो भी डाटा होगा, मतलब मान के चलिए कम से कम मोटा मोटी मान के चले तो 7.5 GB से ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाएगा अब यहाँ पे। तो अभी ये हो रहा है। अच्छा, और और ये फिर ये, रेड रेड वाली हाँ लाइन से बेटर हो जाएगा, जो अभी हाँ, रेड वो रेड हो रहा है। रेड वाली लाइन जो है वो अभी तो नहीं हटेंगी, लेकिन कुछ स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ से। एक कॉन्सेप्ट धीरे ये धीरे है। हो जाएगा। हाँ, थोड़ा समय का है सिचुएशन, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्रीफेच फाइल। प्रीफेच फाइल हो गया, टेम्पररी फाइल हो गया। प्रीफेच फाइल बेसिकली उस तरह के फ़ाइल को हम बोलते हैं जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं, या मतलब किसी भी टाइप के एप्लीकेशन पे जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में जब ओपन होता है, तो वो मतलब किसी भी टाइप का फ़ाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका, आपने जो भी चीज़ आपने ओपन करके रखा होगा उन सभी चीज़ों के लिए, तो वो सभी फाइल्स जो हैं आपके सिस्टम में, ठीक है। मतलब बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र को एक ऐसा सुविधा प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोग्राम, जो कि बेसिकली होगा क्या कि जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, उसको आप चाहते हैं कि वो जल्दी लोड हो सके, उसमें ये आपको ये हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीफेच। ये भी एक टाइप का टेम्पररी फाइल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप विंडो की प्रेस करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रीफेच। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अब मेरा कंप्यूटर जो है वो स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ऐसा। पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं। अब इससे रैम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रैम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशन अपना अलग अलग साइज कैप्चर कर रहे हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें से मतलब जो मुझे यूज करना है उनको मुझे रखना होगा, और जो मुझे यूज़ नहीं करना है उसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करके क्लोज़ कर देना है, क्लोज़ एप्लीकेशन या फिर क्लोज़ विंडोज़ करके। इसी वजह से क्या हो रहा है कि मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस फील कर पा रहा हूँ कि मेरा ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन जा रहा है, क्योंकि मुझे फ़ाइल को क्लोज करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा जो चल रहे हैं अभी, उनको अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो फिर क्या होगा, इसका स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रैम पे ही लोड पड़ता है। जब भी आप, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जितना भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, एक से अधिक बहुत सारे, तो रैम में उतने सारे एप्लीकेशन बेसिकली हार्ड ड्राइव से क्या वो होता है रैम कि यूज करता रहता है हाँ, स्पेस उसका ना। हाँ, क्योंकि हार्ड ड्राइव से क्या होता है कि उस फाइल का डुप्लीकेट कॉपी जो है वो रैम की मेमोरी में लोड हो जाता है, और रैम में ही क्या होता है कि ज़्यादा लोड पड़ने पे क्या होता है कि रैम में एक प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं बोटल नक, कि पानी जो है वो गले तक आ चुका है। और अब क्या हो सकता है कि अब बहुत बुरा सिचुएशन आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने एप्लीकेशंस को क्लोज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रीफेच। ये भी एक प्रकार का टेम्पररी फाइल होता है। आपको इसको सर्च करना है ऐसे। मैंने यहाँ पे सर्च किया प्रीफेच, और मैंने रन किया। डिलीट कर दो उसको। हाँ, हाँ, लेकिन ये ऐसे सर्च नहीं होगा, आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ में आर लेटर प्रेस करना पड़ेगा। विंडो प्लस आर करने के बाद रन प्रॉम्प्ट आएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रीफेच। मैंने प्रीफेच सर्च करके इंटर किया। विंडो प्लस आर। हाँ, विंडो प्लस आर करके आपको सर्च करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेरी फाइल्स ओपन होंगी। विंडो प्लस आर प्रीफेच करके आपको इंटर कर देना है। अभी क्या है कि ये ओपन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने टेम्परेरी फाइल्स तो रिमूव कर दी है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। लेकिन आप सर्च करेंगे विंडो प्लस खाली आर। होगा वो। हाँ, विंडो प्लस आर सर्च करके आप जब प्रीफेज लिखेंगे ना, तो क्या होगा, आपके पास वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग फ़ाइल खुल के आएगा। आपको करना है क्या है, आपको कंट्रोल प्लस ए करके सबको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद क्या होगा, आप उसको सबको डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक आता है टेम्पररी फाइल्स, ये भी इसी टाइप का ही होता है। विंडो प्लस आर करके %TEMP फिर % आपको यहाँ पे लिख के ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में
ये इतने सारे टेम्पररी फाइल्स हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली ऐसे फाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि बेसिकली ये मेरे कंप्यूटर के स्पीड पे असर डाल रहा है, लोड पड़ रहा है मेरे कंप्यूटर पे। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल+A करना है, सिलेक्ट ऑल हो गया, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट करने के एक ऑप्शन दिखेगा, आप डिलीट पे क्लिक कीजिए। जितना भी फाइल डिलीट होता है, यानी कि 365 MB का फाइल है, आप उन सभी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसमें से कुछ फाइल डिलीट हो जाएंगी और कुछ फाइल है जो कि नहीं डिलीट होती, वो बेसिकली सिस्टम के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है पहले से। तो इसमें से बहुत सारी फाइलें हैं जो कंटिन्यू क्या हो रही है, डिलीट होते जा रही हैं। और इसके अलावा जो है एक आपका यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम्स होता है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एप्लीकेशन पहले से ओपन है जो इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको राइट क्लिक करके स्टॉप कर देते हैं, तो बैकग्राउंड से क्या होता है, वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। एक आपका होता है एंटीवायरस विंडोज़ डिफेंडर। बहुत सारे लोगों को आज भी कन्फ्यूज़न होता है, वो सोचते हैं कि हाँ मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, तो मार्केट जाके एक नया एंटीवायरस एप्लीकेशन ख़रीद लेते हैं, जैसे क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है, K7 टोटल सिक्योरिटी है। लेकिन उनको ये नहीं इनका पता वो होता है। वर्जन होता है ना। हाँ, ये मेरे में सभी तो कोई हाँ, एंटीवायरस नहीं है ना फिर। देखिए बताते हैं। एंटीवायरस एप्लीकेशन कंप्यूटर में, लैपटॉप में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा पहले से सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है जो कि बेसिकली एंटीवायरस की जैसा काम करता है, जिसको विंडोज़ डिफेंडर बोलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ विंडोज़ डिफेंडर। लोगों को मालूम नहीं होता और लोग ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं मार्केट से, और मतलब लोगों को मालूम नहीं होता। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी पहले से एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है, जिसका नाम है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा विंडोज़ सिक्योरिटी के नाम से भी। हाँ, विंडोज़ सिक्योरिटी फीचर है वो, शायद मैं थोड़ा सा भूल गया था। हाँ, ये विंडोज़ सिक्योरिटी नाम का ये एप्लीकेशन है। आप इसको जब ओपन करेंगे, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता हाँ है इसमें फोन हाँ में, हाँ, फ़ोन में नहीं, ये तो बेसिकली एंटीवायरस कंप्यूटर डालने की लैपटॉप में। जरूरत नहीं ऊपर से। नहीं, आपको अलग से हाँ परचेस सॉरी, करने का, फोन नहीं, सॉरी लैपटॉप में हाँ, आपको। आपको अलग से परचेस करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम पहले से मौजूद है। आपको कहाँ मिलेगा, आप विंडोज़ सिक्योरिटी सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। और उसके बाद फिर क्या होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि मैंने यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो दिया हुआ है, नीचे ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, पेरियोडिक वो स्कैनिंग। ये पहले तो ये आता था, अब यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो रहा होगा, एक सेकेंड। वो कर्सर तो घूम ही रहा है। वो मेरे ख्याल से आपके फोन में वो लैपटॉप में स्पेस कम हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है ये। ये एंटीवायरस एप्लीकेशन जो है, ये तो ये वाला तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो एप्लीकेशन लगता है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मतलब ये चल रहा है। हालांकि ये वाला तो आप, ये तो परचेज़ किया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे अवस्ट ऑप्शन, फ्री एंटीवायरस। हाँ, वो परचेज़ किया जाता है, हमें परचेज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये ऑप्शन यहाँ पे ही आता है, लेकिन मेरे में अभी ये शो नहीं कर रहा है। आप एक बार सर्च करके अपने सिस्टम में, लैपटॉप में ज़रूर देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑप्शन जो है, ये मेरा ऑफ था, इसको मैंने यस कर दिया है। एक सेकंड ज़रा, या एक सेकंड, मैं आपको ये एप्लीकेशन मेरे पास में अवेलेबल है, मैंने इसका यूज़ किया है कई बार। ये आ क्यों नहीं रहा है, अगर मुझे एक बार कोई देखना नहीं, पड़ेगा। कल कर लेंगे, अभी तो मैं भी निकल रही हूँ, 1-3 हो ठीक है, गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको कल कनेक्ट करता हूँ और आगे के टॉपिक्स को कल डिस्कस बता। करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।